हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल P&G बायोलॉजी साइंस। आज से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जो है इकोलॉजी या पारिस्थितिकी विज्ञान। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर के ऊपर हम लोग 2-4 लेक्चर के दरमियान इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इकोलॉजी होता क्या है या पारिस्थितिकी है क्या। तो इकोलॉजी विज्ञान की या फिर कह सकें कि जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके तहत हम लोग जीव और जीवों के पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, यानी कि इकोलॉजी क्या है, तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट्स, यानी कि जीवों की जो पर्यावरण है और पर्यावरण के बीच जो जीवों का संबंध है, इसी का अध्ययन जो है इकोलॉजी कहलाता है। ठीक, चलिए हम लोग जानते हैं कि इकोलॉजी किस तरह से बनी हुई है या फिर जो इकोलॉजिकल हायरार्ची क्या है। ठीक, इसके ऊपर पहले हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। इकोलॉजिकल हायरार्ची से हमें यह पता चल जाता है कि जीव और निर्जीव के बीच क्या संबंध है, यानी कि किस तरह से एक सजीव निर्जीव से संबंधित है और किस तरह से एक निर्जीव जो है सजीवों से संबंधित है। ठीक, उसके संरचना किस तरह से निर्जीवों के संरचना से एक कुछ हद तक समान है। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग इकोलॉजिकल हायरार्ची के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इकोलॉजिकल हायरार्ची के बारे में। देखिए, आप ब्रह्मांड की किसी भी चीज़ को देखेंगे तो वो ब्रह्मांड की सारी चीज़ें जो हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई हैं, जिन्हें हम लोग अणु या फिर परमाणु के नाम से जानते हैं। परमाणु अगर मैं इकोलॉजिकल हायरार्ची में देखा जाए तो वो दूसरे वर्ग का सदस्य हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, कोई भी परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा सा कण होता है, जबकि इस परमाणु को भी बनाने वाले बहुत से सूक्ष्म कण होते हैं। ठीक ना, जिन्हें आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एलिमेंट्री पार्टिकल या फिर हिंदी में कहें तो इन्हें मूल कण के नाम से जाना जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये एक दूसरे से संबंधित होकर के और किसी भी एटम्स को बनाते हैं। और एटम जो होते हैं एक दूसरे से संयोग करते हैं और एटम संयोग करके मॉलिक्यूल्स यानी कि परमाणुओं का निर्माण करते हैं। फिर सभी परमाणु जो हैं एक दूसरे के साथ निश्चित अनुपात में, या फिर केमिस्ट्री में आपने उनका ब्यौरा जानेंगे, निश्चित अनुपात में वो संयोग करते हैं और संयोग करके क्या बनाते हैं, किसी भी कंपाउंड को बनाते हैं। ठीक, अब आप पढ़ेंगे कि कंपाउंड कई तरह के होते हैं। फिर ये कंपाउंड जो होते हैं, ठीक ना, जिनमें से आप देखेंगे कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम में कंपाउंड हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि आरएनए है, डीएनए है, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं। ठीक, जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक, ये बनाते हैं कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनते हैं। फिर इन कंपाउंड से जो है बायोमोलिक्यूल्स जो हैं, जो बायो कंपाउंड्स हैं, वो एक दूसरे के साथ संयोग होते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स को बनाते हैं। ठीक, ये जो है ऑर्गेनेल्स बनते हैं। फिर ये ऑर्गेनेल्स एक दूसरे से आपस में संयोग करते हैं। ठीक, और ये संयोग करके और कोशिका का निर्माण कर देती हैं। ठीक, सेल्स का निर्माण करती हैं, यानी कि कोशिका बनाती है। फिर यही कोशिकाएं या फिर समान कोशिकाओं का एक ग्रुप बनता है। ठीक ना, समान कोशिकाओं का एक ग्रुप बनता है और इन समान कोशिकाओं के समूह से जो होता है टिश्यू या फिर उत्तक का निर्माण होता है। ये समान तरह के उत्तक एक दूसरे के साथ फिर से गैदरिंग करते हैं, यानी कि एक साथ होते हैं, और ये उत्तक एक दूसरे से संयोग करते हैं और संयोग करने के बाद से किसी भी अंग का निर्माण होता है। यानी कि उत्तक जो है अंग बनाते हैं, भिन्न भिन्न तरह के उत्तकों का समूह मिलकर के और अंग बनाता है। फिर इन समान अंगों का या फिर कह सके कि विभिन्न तरह के अंग एक दूसरे के साथ संयोग करते हैं और ऑर्गन्स यानी कि ऑर्गन सिस्टम को बनाता है, अंग तंत्र को बनाता है।
अंग तंत्र बनाते हैं। फिर ये अंग तंत्र एक दूसरे से संयोग करते हैं और किसी भी जीव का निर्माण कर देते हैं, जीव का निर्माण कर देते हैं। जैसे आप देखें कि हमारी संरचना छोटे छोटे कोशिकाओं के मिलने से हुआ है और ये सारी कोशिकाएं एक दूसरे से संबंधित है, संयोग की हैं, तब जाकर के ऊतक बने हैं और ऊतकों से अंग बना है, जैसे कि आँख हो गया, नाक हो गया, हाथ हो गया, ये एक तरह के अंग हैं। ठीक, ये सारे अंग एक दूसरे से संयोग किए हैं तो अंग तंत्र बने हैं। जैसे नाक है और फेफड़ा है, ये एक दूसरे से संयोग किए हैं तो जीव का निर्माण होता है। फिर विभिन्न तरह के जीव मिलते हैं और जीव मिल करके किसी भी जनसंख्या का निर्माण करते हैं। किसी भी जनसंख्या का निर्माण करते हैं। फिर ये जनसंख्याएं मिलकर के किसी भी एक कम्युनिटी को बनाती है, एक समाज को बनाती है। फिर ये समाज जैसे कि हो जाए कि इस इन्वायरमेंट में कई तरह के कम्युनिटीज हैं। आप देखेंगे कि चींटियां जो हैं, उन चींटियों का एक कम्युनिटी होता है, ठीक ना। इस तरह से चिड़ियों का एक कुंज है, चिड़ियों का एक कम्युनिटी होता है। विभिन्न तरह के जीवों का अपना अपना एक कम्युनिटी होता है। हम लोग ह्यूमन्स हैं तो हमारे लिए भी एक कम्युनिटी है। इसी तरह से विभिन्न तरह के कम्युनिटी एक दूसरे के साथ संयोग होते हैं तो एक छोटा सा पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम का निर्माण होता है। फिर इकोसिस्टम, कई तरह के इकोसिस्टम जो है एक दूसरे के साथ संयोग करते हैं और इकोसिस्टम मिलकर के इस बायोस्फीयर या पूरे हमारे जीवमंडल का निर्माण किया हुआ है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इकोलॉजिकल हायरार्ची बता देता है हमें कि किस तरह से इकोलॉजी में किस तरह से इकोसिस्टम की संरचना हुई है। ठीक, इकोलॉजी की किस तरह से संरचना हुई है, जिसमें से निचले वर्ग से लेकर के हम लोगों ने बायोस्फीयर तक के बारे में जाना। एक बार और हम इसको रिपीट कर देते हैं कि किस तरह से बायोस्फीयर का तक हम लोगों ने एक एलिमेंट्री पार्टिकल से शुरू किए और किस तरह से बायोस्फीयर तक पहुंचे। तो इसमें देखें कि ब्रह्मांड की सभी चीजें जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, जिन्हें हम लोग परमाणु का नाम देते हैं। और ये परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हुए हैं। और फिर ये परमाणु एक दूसरे से संयोग करते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फिर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ संयोग करते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं, यानी यौगिक बनाते हैं। और फिर जो यौगिक हैं वो एक दूसरे के साथ, जैसे आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स, ये सारे एक तरह के क्या है, यौगिक हैं। ये एक दूसरे से जब संयोग करते हैं तो ऑर्गेनेल्स बना देते हैं। और फिर ऑर्गेनेल्स एक दूसरे से संयोग करते हैं तो कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। फिर ये कोशिका एक दूसरे से संयोग करके आपस में संयोग करती हैं तो ऊतक बनता है। फिर ऊतकों से जो है अंग का निर्माण होता है। और ऐसे ही विभिन्न तरह के अंग जो है एक दूसरे के साथ संयोग करते हैं और अंग तंत्र का निर्माण कर देते हैं। फिर ये अंग तंत्र एक दूसरे से संयोग करके जीवों का निर्माण करती हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती हैं। और फिर ये विभिन्न तरह के ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलकर के और अपने जनसंख्या को बनाते हैं। ठीक, फिर ये जनसंख्या, विभिन्न तरह की जनसंख्याएं एक साथ जुड़ती हैं तभी किसी भी कम्युनिटी का निर्माण होता है। और फिर ये कम्युनिटी एक साथ जुड़ते हैं तो हमारे इकोसिस्टम का निर्माण होता है। ठीक, और ये इकोसिस्टम, विभिन्न तरह के इकोसिस्टम जो है एक दूसरे से मिलती हैं तो बायोस्फीयर का निर्माण होता है। इस तरह से हम लोग अगर मैं इकोलॉजी के बारे में बात करें तो इकोलॉजी जो है इन तमाम चीज़ों की अलग अलग स्तर पे अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में। ठीक, अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे इकोलॉजी के जो बेसिक या फिर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट है, जिसे हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम के बारे में अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे। आई होप हमारा यह लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के लेक्चर का अपडेट